अगर आप कोई भी फूड बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम है अहमद हमाद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एमडीज कुकिंग अरीना। आज हम डिस्कस करेंगे वो 10 पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, QSR, कोई भी फूड इंडस्ट्री का जो भी मतलब कुछ भी रिलेट करता है, बेकरी है, कुछ भी, उसके 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं जिसकी बुनियाद पे एक रेस्टोरेंट खड़ा हो सकता है। जी, तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्लान। डेवलपमेंट प्लान के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है, फूड की टारगेट ऑडियंस कौन सी होने वाली है, इसकी प्राइसिंग कौन सेट करेगा, कैसे इसकी प्राइसिंग सेट होगी, और जो मार्केट है उस हिसाब से अगर आप DHA में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल DHA में बैठे हैं, जौहर टाउन में बैठे हैं तो मार्केट अलग होगी, DHA में बैठे हैं तो मार्केट अलग होगी, उसी हिसाब से इसकी प्राइसिंग होगी। आपकी प्राइसिंग, मार्केटिंग, उसके बाद आपका मेन्यू की डिस्क्रिप्शन, आपका मेन्यू कौन सा चलने वाला है, कॉन्टिनेंटल है, एशियन है, लेबनीज है, आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास बजट कितना है। इस सब चीजों का सबसे पहले निकलेगा पॉइंट, वो है डेवलपमेंट प्लान। सो द सेकंड पॉइंट इन आवर डिस्कशन इज द लोकेशन ऑफ रेस्टोरेंट। लोकेशन काफी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। लोकेशन, या तो लोकेशन मैटर करेगी या तो आपकी फूड की क्रेडिबिलिटी मैटर करेगी। आपका फूड कितना यूनिक है, ठीक है, आपका फूड कितना जो है वो अभी मार्केट में नहीं उसको पता, लोगों को नहीं पता उसके बारे में, या तो आपके फूड के बारे में सबको पता है और वो उस मार्केट में बिक रहा है, तो उसमें जो है आपकी लोकेशन मैटर करेगी। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में अगर आपके पास फूड ही इतना यूनिक है तो उसमें लोकेशन मैटर नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारी खाने पीने वाली आवाम है वो फिर लोकेशन को जो है वो नज़रअंदाज करती है और डायरेक्ट पहुंच जाती है आपकी यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, यूनिक चीज़ के बारे में। अच्छा, इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कि आपके पास एक अच्छी स्पेस होनी चाहिए जिसमें आप कार पार्क कर सकें। ये बड़े रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, जिसमें जो है मूवमेंट बड़ी इजी हो जाए। और फिर सेकंड पॉइंट आता है कि इसमें आपकी रेंटल वैल्यू, सीधी बात है कि रेंट आप कितना पे कर सकते हैं। जौहर टाउन में क्या रेंट है, DHA में क्या रेंट है, लेक सिटी जाते हैं वहाँ पर रेंट क्या है। तो इस तरह से रेंट का भी काफ़ी जो है वो वेरी करता है इसके अंदर। दूसरी इसमें बात यह आती है कि आपके पास मार्केट क्या है, उस चीज़ की मार्केट जो आप वहाँ पे बेचना चाह रहे हैं, क्या उस लोकेशन पे वो चीज़ चलेगी। फॉर एग्जांपल, आप DHA में बैठे हो, आप DHA में आप एक अच्छे 5 स्टार मतलब जो QSR में आप बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे सेंटर में बैठ के चने वाला पुलाव शुरू कर दें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ज़्यादती हो जाएगी। इसलिए आपको लोकेशन के साथ अपनी प्रोडक्ट लाइन के साथ आपको उसकी कि क्या आपके पास वो स्पेस निकल रही है। अगर मैं यहाँ पे एक QSR, KFC या मैकडॉनल्ड्स जैसा बनाने जा रहा हूँ तो क्या उतनी स्पेस है, क्या मेरा एम्बियंस उतना होगा, क्या मेरी पार्किंग स्पेस उतनी होगी, क्या मैं उतना डिलीवर कर पाऊंगा। तो लोकेशन मैटर अलॉट। अच्छा, तो तीसरे पॉइंट में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लाइसेंस एंड परमिट्स। आपके पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए फूड बिजनेस शुरू करते हुए, और परमिट्स आपके पास कौन कौन से होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है आपके पास फूड अथॉरिटी की जो है वो सर्टिफिकेशन कि आप जो भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं वो आपने सर्टिफाइड, आपने उसको करवाया है फूड अथॉरिटी की तरफ से कि ये मेरा एक ब्रांड है जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान में रहते रहते जो हमने भी सीखी है और हमने भी इम्प्लीमेंट करवाई है, FBR की भी कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं और लाइसेंस होते हैं जो आपके मतलब टैक्स पेयर लाइसेंस होते हैं जो आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है, आपको शो करवाने होते हैं कि भाई ये सामने एंट्रेंस पे आपको क्या फूड अथॉरिटी का परमिट, ठीक है, जो आपको मिला है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, FBR का आपने सामने जो दूर से देख रहा हो उसको पता चल जाएगा भाई आपके पास है। और तीसरा, अगर तो आप अपने प्रेमिसेस में लिकर बेचते हैं या लिकर का इस्तेमाल या अल्कोहल का जो भी है, मतलब फॉरेनर्स अगर आपके कोई बहुत बड़ी चेन है आपके पास अगर आ रहे हैं तो उसका भी एक लाइसेंस है कि वो किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी। उसके बारे में मुझे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि, लेकिन इसका भी एक सर्टिफिकेशन होती है जो कि शो करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और हमारा ये फर्ज है कि हम उसको शो करवाएं। तो हम जो फोर्थ पॉइंट अपना डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द डिजाइन ऑफ योर रेस्टोरेंट। आपका डिजाइन, रेस्टोरेंट का डिजाइन क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, उसकी जो है ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, उसका डेकोर किस तरीके से होना चाहिए। ये पॉइंट्स काफ़ी वेरी करते हैं आपके एक बिजनेस के अंदर। और इसका जो है एम्बियंस के हिसाब से किस तरह जो है रेस्टोरेंट की मार्केटिंग हुई हो, और उसके बाद आपकी टारगेट मार्केट क्या है,
आपके उस डेकोर के हिसाब से, मतलब अगर आप एक समझे टाउनशिप में बैठे हैं और वहाँ पे आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो उसका जो आप उसको फिर डीएचए की तरह चमका नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके की टारगेट ऑडियंस नहीं आएगी आपके पास। अगर आप डीएचए में बैठे हैं और आप फिर टाउनशिप वाली या ग्रीन टाउन वाली वहाँ पे जो है वो चीज़ें नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो अपनी एरिया के हिसाब से आपकी मार्केटिंग, आपका लेवल ऑफ मार्केटिंग मैं कहना चाहूँगा, आपका लेवल ऑफ मार्केटिंग, आपका डेकोर, मतलब वो पेंडू वाला डेकोर नहीं होना चाहिए, वो एक बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड डेकोर होना चाहिए, बड़ा डिसेंट डेकोर होना चाहिए, डिसेंट चीज़ों में आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप बैठे हुए हैं किसी लो क्या हम कहेंगे, किसी एक ऐसी मार्केट में जहाँ पे मीडियोकर या जहाँ पे लो टाइप का एक आ रहा है बंदा, तो वहाँ पे उस टाइप की डिकोर चलेगी। अगर आप उसमें एक हाई लेवल डिकोर देंगे, आप हाई लेवल डिकोर करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने बड़े केसेस देखे हैं कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। वो लोग समझते हैं कि यार ये अंदर पता नहीं क्या कितना हमसे पैसे चार्ज कर लेंगे और क्या चीज़ होगी। अमूमन इस तरह होता नहीं है, बट ये एक फिनोमेना बना हुआ है हमारे दिमागों में, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए आपके एरिया के हिसाब से आपकी ब्रांडिंग, आपके लोकेशन के हिसाब से आपकी ब्रांडिंग, सेकंड पार्ट आपका डिकोर किस तरीके से है, मार्केटिंग आपने कैसे की हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है जी। तो इस डिस्कशन का 5वां पॉइंट जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है द हायरिंग ऑफ योर स्टाफ। देखिए, हायरिंग जो है पाकिस्तान में स्टाफ की और जो टीम बनाना है इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि कोई बंदा किसी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास जो है वो टीम कैसी है, आपके पास टीम किस तरीके से। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ जो कि बिज़नेस शुरू कर रहे होते हैं कि यार आप उस काम को खुद थोड़ा सा नो हाउ करें, उस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, सीखना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि मैं अगर बैठा हुआ हूँ और मैं अगर एक मालिक हूँ, ठीक है, और हमारे कैमरामैन हैं वो हमारे शेफ़ हैं, तो मुझे नहीं पता कि इस मैरिनेशन में कितना सामान चाहिए, 10 किलो चाहिए, 15 किलो चाहिए, ठीक है। और मुझसे जो शेफ़ साहब हैं वो कहें कि अहमद भाई जाके 10 किलो मैरिनेशन ले आएँ और मुझे लगानी है। जब मुझे पता ही नहीं है 10, क्या पता वो 10 किलो उसमें से जो है वो 4 किलो लगे, 5 किलो लगे, बाकी वो यूज़ हो जाती है, बाकी वो लोग बेच देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करप्शन है यार, बहुत ज़्यादा करप्शन। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा नो हाउ होना चाहिए कि कितनी चीज़ें कैसे लगेंगी, किस चीज़ में क्या सॉसेस जाएंगी, कितनी चीज़ें जाएंगी। तो इस हिसाब से जो आपकी हायरिंग होनी चाहिए, मैं दूसरे डिस्कशन में चला गया था, हायरिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपके शेफ्स को पता चलना चाहिए, आपका ट्रेन स्टाफ होना चाहिए कि मतलब जो अलाइन आप उसको काम के लिए करें, उसी काम के लिए वो अलाइन हो। ये नहीं कि वो ये कर रहा है, वो बर्तन भी धो रहा है, वो चीज़ें भी पकड़ा रहा है। सब स्टाफ की एक अलग ड्यूटी होनी चाहिए, सबको अपना काम पता होना चाहिए, और उनके ऊपर जो मेजर एक समझदार जो है वो हेड शेफ होना चाहिए या एग्जीक्यूटिव शेफ होना चाहिए, जो सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अब हम अपनी डिस्कशन के 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 6th पॉइंट ऑफ अवर डिस्कशन इज द मेन्यू प्लानिंग और डेवलपिंग अ मेन्यू। तो मेन्यू कैसे डेवलप होगा कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी जो मार्केटिंग की, जो आपकी जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है यार, वो क्या चाहती है। उसमें स्पेस, बिजनेस हमेशा स्पेस से तैयार होता है। उस चीज़ की स्पेस, किस चीज़ की स्पेस है। अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे सब देसी आइटम्स हैं और वहाँ पे बिरयानी की एक समझदारी तो यही है कि वहाँ पे बिरयानी अगर नहीं बिक रही तो, या नहीं मिल रही सॉरी, तो वो आप बिरयानी वहाँ पे शुरू करें, तो उम्मीद है कि वो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप 10 जगह अगर वहाँ पे बर्गर वाले बैठे हैं और आप बर्गर लगा लें तो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको चलाने में और कम्पीट करने में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है और फिर जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। हमेशा आप बिजनेस करते हुए, फूड बिजनेस करते हुए गैप को फिल करें, स्पेस को फिल करें, तो उसके अंदर जो है वो बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि मेन्यू प्लानिंग की कॉस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग उसको प्लान कर लेते हैं लेकिन उसको यही नहीं पता होता कि उसमें बिजली का खर्चा भी डालना है, उसके अंदर ट्रैवलिंग का भी खर्चा डालना है, उसके अंदर मतलब अगर आज, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की मार्केट बड़ी अनस्टेबल है, अगर हम एक चीज़ लेने जा रहे हैं वो 10 रुपए की आ रही है, कल वो 20 रुपए की आएगी, तो क्या हमने उसके अंदर इतनी एक स्पेस डाली है, हमारी कॉस्ट में इतनी स्पेस है क्या? अगर वो 10 रुपए की चीज़ कल 20 रुपए की भी हो जाती है तो हम उसको अपने से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मेन्यू नहीं प्लान हो सकता। मेन्यू हमेशा 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल के बाद जाके उसमें एक न्यू चेंजेस आती हैं, या आप हर एक कोई नई आइटम निकाल दे तो चेंजेस आती हैं। इस तरीके से मेन्यू को प्लान करने वाला बड़ा एक समझदार इंसान होना चाहिए, जिसको इतनी नो हाउ हो कि यार कॉस्ट क्या होगी, मैं वेस्टेज कंट्रोल क्या करूंगा, मैं किस तरीके से पैसे बचाऊंगा, मैं किस तरीके से इसको प्लान करते हुए चलूंगा, मेरी टारगेट मार्केट ऑडियंस क्या है, मैं किसको फूड बेचने वाला हूं, मैं कैसे फूड बेचूंगा, मेरी प्राइसिंग उस जगह पे क्या होनी चाहिए। मैं टाउनशिप में बैठ के 400 रुपए का बर्गर तो नहीं बेच सकता,
तो उस हिसाब से आपको एक बड़ा सिस्टमेटिक और एक समझदार इंसान चाहिए जो कि आपकी टारगेट जो आपकी ऑडियंस है उसको एंटरटेन कर सके और आपका मेन्यू जो है वो अच्छे तरीके से पूरा प्लान होके और उसका बजट निकल सके। तो डिस्कस करता चलूँ 7वां पॉइंट अपनी डिस्कशन का। तो इस डिस्कशन में जो 7वां पॉइंट है वो है द परचेजिंग। परचेजिंग में क्या क्या आएगा कि आपके पास जगह हो गई, आपके पास स्टाफ हो गया, आपके पास डेकोरेशन हो गई। तो इसके अंदर आपके पास अब आएगी परचेजिंग के आपको कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन सी आपको मतलब आप क्या चीज़ बेच रहे हैं उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। अगर आपने फर्ज करें पिज़्ज़ा बेच रहे हैं तो आपके पास वहाँ पे कन्वेयर, कन्वेक्शनल या डेक ओवन होना चाहिए जो आपका पिज़्ज़ा बना सके। इस तरह फ्राइंग का आइटम्स अगर आप लगा रहे हैं तो फ्रायर कौन सा है, फ्रायर कैसा है, इसकी डिस्कशन जो है मैं आपको बाद में अपनी सीरीज में करूंगा। लेकिन शुरू में जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास यार कौन सा रेस्टोरेंट है, इसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट्स आएगा, कौन कौन से चूल्हे आएंगे, कौन कौन से बर्तन आएंगे, ठीक है, ये कैसे मैं कहाँ से आप परचेज कर सकता हूँ, इसकी मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन द परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब के इक्विपमेंट, उसके बाद यूटेंसिल्स, उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद आपकी जिस बर्तनों में आपने काम करना है, उसके बाद ये सब मतलब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं परचेजिंग के अंदर। तो जो हमारा एंडिंग पॉइंट है 8वां पॉइंट, ठीक है, उसमें है द मार्केटिंग ऑफ द रेस्टोरेंट। पुराने जो हमारे दादा दादी या इस तरह के लोग होते थे वो, या जो पुराने लोग होते थे वो मार्केट किस तरह किया जाता था उनके, यार ये उनका ना फूड जो था ना, जैसे जेदा लस्सी वाला, जैसे फज्जा पाए वाला, इस तरीके के जो लोग थे ना, उनकी प्रोडक्ट इतनी यूनिक होती थी कि वो फैल गई और वो कितने साल पुराने हैं। तो अब हमें जाके मतलब पता चला है, हम अपनी एज में आए हैं तो भाई वो भी होते थे। लेकिन अब जो ब्रांड्स नए नए खुल रहे हैं वो क्विक मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। तो मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना, आपके पास सोशल मीडिया बन चुका है, जो सबसे बड़ी पावर है। इस जैसी पावर जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको ब्रोशर्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो है मतलब बाहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, पम्फलेट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैनर्स लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास एक मोबाइल है जिसको हम मतलब 6 से 7 घंटे हम कांस्टेंट हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हैं और सस्ती मार्केटिंग होती है कंपैरेटिवली कि आप ब्रोशर्स बनवाएं और किसी के घर में ब्रोशर्स फेंकें और सुबह के वक्त काम वाली आए और वो झाड़ू लगा के ब्रोशर सारे बाहर निकाल के चला जाए और ना किसी को वो ब्रोशर मिले और ना किसी तक आपकी मार्केटिंग हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको उसकी मार्केटिंग कैसे करवानी है, अपनी आइटम कैसे बेचनी है, आपकी आइटम क्या है, किस तक वो आइटम पहुंचेगी, उसकी ऑडियंस क्या है, बच्चे हैं, उसकी कपल्स हैं, उस फूड के लिए कैफ़े है, कैजुअल लड़के शड़के आएंगे या लड़के शड़के खाए पिएंगे। तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी है सब चीज़ों को देखते हुए। तो वेरी करता है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे को पता ही नहीं है आप बैठ के बेच क्या रहे हैं या आप किस चीज़ को उधर एंटरटेन कर रहे हैं, तो लोग कैसे आएंगे। कुछ लोग तो बेचारे शर्म की वजह से ही नहीं आते कि यार हम जाके पूछेंगे और हमें बताएंगे और हम क्या यार। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं वो तो जाके पूछ लेते हैं कि यार क्या है, कैसे है, क्या बेच रहे हो, चलो चेक करवाओ। तो इस तरीके से आपको मार्केटिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर देना पड़ता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आप एक रेस्टोरेंट लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से अलाइन करते हुए चल सकते हैं और आप अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जो कि आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मतलब दे सकता है, बेनिफिशियल होता है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे भी रहा है फूड का बिजनेस। तो इन पॉइंट्स को आप लेके आगे चल सकते हैं और साथ साथ इनके ऊपर मैं डीप डिस्कशन भी करूंगा कि यार अगर हमने परचेजिंग करनी है तो कौन सा चूल्हा हमें चाहिए, आपकी कितनी प्रोडक्ट लाइन हो तो कौन सा फ्रायर चाहिए, आपकी कितनी प्रोडक्ट लाइन हो तो आपको पिज़्ज़े वाला ओवन चाहिए, पिज़्ज़े वाले ओवन आपको कहाँ से मिलेंगे, यूटेंसिल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। इसकी कंप्लीट वीडियो के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़ विद द लॉट ऑफ लव और ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।